हेलो एवरीवन, परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो आपका वीकली टेस्ट होता है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आए हैं। अभी तक जो हम लोग देखें फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका 8 तक हो चुका है। आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो 9 हुआ है, और अगर सेक्शनल टेस्ट को मिला दें तो ये टेस्ट नंबर जो 24 है उस पर आज हम लोग बात करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये फुल लेंथ टेस्ट 9 और सेक्शनल और फुल लेंथ को मिला करके टेस्ट नंबर 24, उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन दिया है आपको, अब बोला है कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको इनकरेक्ट चूज करना है। कौन सा इनकरेक्ट चूज करना है, किसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन सा जो है इसमें इनकरेक्ट है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि इट विल बी ए मल्टी एजेंसी बॉडी दैट विल कंडक्ट टेस्ट फॉर ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट इंक्लूडिंग ग्रुप बी सी नॉन गैजेटेड। यहाँ पर ना ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में पूछा। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये जो है मल्टी एजेंसी बॉडी है जो टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, किसके लिए, नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है, गलत नहीं है ये। दूसरा है कि इट विल बी रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1816। ये दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसका पंजीकरण जो हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है इसको रजिस्टर किया गया। स्टेटमेंट भी सही है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक तरह का ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है। जैसे भी आपको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो SSC, ठीक है, CGL के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसी तरह से IBPS जो है वो बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो उन सब एग्जाम्स को जो है नेशनल लेवल पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये करवाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के एग्जाम ये करवाएगी, वो स्कोर जारी करेगी और उस स्कोर के आधार पे लोग जो है जो एलिजिबल होंगे वो Tier 2 और इंटरव्यू जैसे एग्जाम्स को जो है अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो अभी फॉर्म हुई है, केंद्र सरकार ने फॉर्म किया है, ये तीनों इसके काम है, तीनों इसके फंक्शन है, तीनों सही स्टेटमेंट है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस में, नन ऑफ दी अबव, मतलब इसमें से कोई भी जो है अगर आप देखेंगे जो है गलत नहीं है, आपका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, फुल लेंथ टेस्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन था वो NRA के बारे में था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती आयोग जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है कि विच INS का मतलब समझते होंगे आप, इंडियन नेवल शिप जिसको कहते हैं, इंडियन नेवी शिप जिसको कहते हैं उसको INS बोलते हैं। विच INS वाज अवॉर्डेड द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन। आपको पता है कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो समुद्र में जो जहाज वगैरह जाते हैं उस पर जो है अटैक करके उसको लूटते हैं। तो वैसे चीज़ों को देखने के लिए, वैसे समुद्री लुटेरे से नेवल शिप को बचाने के लिए जो है ये भारत का जो है INS जो है ये कौन सा है जिसको भी हाल में ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन का अवार्ड मिला है। तो INS विक्रमादित्य है, INS अरिहंत है, या INS नाज है, या INS शारदा है। अभी हाल में INS शारदा को ये अवार्ड मिला है, ये भारत सरकार का जो है नेवल शिप है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका D यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का हमने अभी आंसर देखा, इसको एक्सप्लेनेशन को आप लोग डिटेल में देखेंगे, जितनी भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं परम आईएएस के टेस्ट सीरीज के, उस एक्सप्लेनेशन को आप लोग डिटेल में देखेंगे, बार बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वेयर विल द फर्स्ट एवर नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25, अभी हाल में जो है वीमेंस हॉकी का पहला लीग हुआ है, हॉकी लीग हुआ है, वो पूछ रहा है कि भारत के जो है किस राज्य में हुआ है ये, ठीक है ना। आसाम में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, त्रिपुरा में। अभी हाल में जो है झारखंड के रांची में जो है ये विमेंस हॉकी लीग अभी 2024-25 का जो ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 9 मई 2024 को रांची में, झारखंड में, ठीक है ना। इसमें याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट में, मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, यहाँ पे आयोजन हुआ, पहली बार जो है नेशनल विमेंस हॉकी लीग का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वेयर विल द फर्स्ट फेज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू इनॉग्रेटेड बाय द अडानी ग्रुप, अभी हाल में अडानी समूह द्वारा जो है कहाँ पे कॉपर प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है कॉपर प्लांट है, मतलब तांबे का प्लांट है। यहाँ पे कौन सा है, पहला ऑप्शन है मुंद्रा गुजरात, भोपाल या भरतपुर या जमशेदपुर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा मुंद्रा गुजरात जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या होगा, मुंद्रा गुजरात। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, आप इसको एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को जिसमें दिया हुआ है इसको जरूर आप लोग जो है 2 से 3 बार पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है
ठीक है, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त। याद रखिएगा अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हम लोग हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना, ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है दिस डेट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, इसलिए हम जो है 29 अगस्त को हर साल जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही होगा। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट में। बिल्कुल सही है कि जो कथन 2 है, क्योंकि उस दिन जो है मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, जन्मदिन है, उसकी याद में हम लोग 29 अगस्त को हर साल जो है आपका मेजर ध्यानचंद जो है के लिए जो है राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, मतलब मैच कौन सा जो है गलत मैच किया हुआ है। 17 अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सही है ये। दूसरा है 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, बिल्कुल सही है। 17 अप्रैल को जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 22 अप्रैल को महावीर जयंती, ठीक है, ये महावीर जयंती 22 अप्रैल को नहीं है, वो 21 अप्रैल को है, ठीक है ना, 21 अप्रैल को है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे, ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ये सी वाला है महावीर जयंती इस साल 21 अप्रैल को मनाया गया, 22 अप्रैल को नहीं। तो यहाँ पे आपका जो इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है, इनकरेक्टली मैच में आपका क्या हो जाएगा, ये 22 अप्रैल ना होकर के 21 अप्रैल हो जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकरेक्टली मैच करना था, यहाँ पे पूरा डे दे रखा है, इसको पूरा आप लोग जो है इंपॉर्टेंट जो डे दे रखा है उसको याद कर लेंगे। ये पूरा इंपॉर्टेंट डे दे दिया गया, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका विच इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच। हाइब्रिड पिच का मतलब ये होता है कि इसमें आर्टिफिशियल घास भी होते हैं, ठीक है ना। अगर देखेंगे आर्टिफिशियल घास भी होंगे और नेचुरल घास भी होंगे, मतलब उसको ऐसा है कि आप उसको हटा सकते हैं कभी भी, जैसे बारिश हो जाती है तो क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है मैच को कंडक्ट करवाने में। तो वैसे भी जहाँ पे जो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ग्रास लगाए जाते हैं जिस फील्ड में, और उसको कई गेम्स के लिए तैयार किया था, उसमें फुटबॉल भी हो सकते हैं, हॉकी भी हो सकती है, क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो वैसे पिच को हाइब्रिड पिच बोलते हैं। तो अभी हाल में जो है इंडिया में अगर देखेंगे तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक शहर है, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है यहाँ पे पहली बार जो है हाइब्रिड पिच स्टार्ट की है, कहाँ पे, धर्मशाला में। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट का है। अभी जितने भी टेस्ट में हमने क्वेश्चन देख रहे हैं करंट का ही है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब सूर्य, यहाँ पे देखिए श्री राम सूर्य तिलक का क्या मतलब है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है तो उसमें डायरेक्ट सूर्य की जो होती है ना कि डाल के परिक्रम वो करते हैं, तिलक लगाते हैं सूर्य की रोशनी द्वारा, उसी घटना को क्या कहते हैं, सूर्य तिलक, है ना। प्रोग्राम इन अयोध्या में किसने किया, IIT बनारसी ने, IIT दिल्ली द्वारा, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इस संस्था द्वारा जो है वहाँ पे भी बाद में अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें भगवान राम की जो सूर्य तिलक होते हैं उसके लिए जो है इसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, ठीक है, कि डायरेक्ट जो है सूर्य की किरण को लेकर के, रिफ्लेक्शन को लेकर के, और जो भगवान राम है उसके माथे पे तिलक का जो है ये किया जाता है। तो वो जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है जुडिथ सुमिनेवा तुलुका हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसमें एक अभी हाल में जो है एक लेडी है, वो वहाँ की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। वो किस कंट्री है, पुर्तगाल की, कांगो की, जर्मनी की, सोमालिया की। इनका नाम है जुडिथ सुमिनेवा तुलुका। ये अभी जो है कांगो रिपब्लिक ऑफ, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांगो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का नाम जायरे भी था पहले, बाद में फिर से जो है कांगो कर दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून। अगला जो क्वेश्चन आपका करंट से ही है सारा क्वेश्चन कि द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून ऑफ लामटा। अनिकेत इसको लाइट ऑफ कर देना, ठीक है। लामटा फरवरी में, मेटी लूनर कैलेंडर बिगिन जस्ट आफ्टर सनसेट फॉलोड बाय द burning of the straw hut. Unlike Holi, it is celebrated with a traditional twist during these 5 days. मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, 5 दिन तक चलता है ये, ठीक है ना।
और ये फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है कि ये जो फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल है। यहाँ पे नाम दे रखा है योशांग फेस्टिवल, माघू बिहार, लोसर या सांगा दावा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। ये जो है ना योशांग फेस्टिवल है, योशांग फेस्टिवल है जो मणिपुर में होता है। ठीक है, और इसमें लड़के लड़कियाँ जो है डांस करते हैं हर साल, कल्चरल फेस्टिवल है वहाँ का। कहाँ का? मणिपुर का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। ठीक है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज एन एग्रीमेंट बिटवीन, किन दो देशों के बीच में जो है अभी न्यूज़ में था ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में है। तो इसमें आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा वो दो देश है जिसके बीच में जो है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था। यूक्रेन एंड यूनाइटेड है ना, यूरोपियन यूनियन, इसराइल एंड यूएई, ब्रिटेन एंड आयरलैंड, पोलैंड, मोल्दोवा एंड रसिया। तो ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है ये आपका जो है ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच हुआ। आपको पता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ब्रिटेन से अलग होने के लिए काफ़ी समय तक जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती रही, तो बाद में जो है शांति के लिए, ठीक है ना, टर्बुलेंस भी इसको कहते हैं, बाद में शांति के लिए जो है इन दोनों देश के बीच में जो है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का जो है साइन किया गया था। कौन सा? नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ब्रिटेन के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें क्योंकि अभी हाल में न्यूज़ में रहा है ये। ठीक है, तो कभी कभी मैच करने के लिए आपको दे सकता है इससे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसको जो है एक और नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ट्रबल्स कहते हैं, द ट्रबल्स भी कहते हैं, हैज़ बीन हेल्ड एज ए मॉडल डील टू। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस बोंग हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी हाल में लॉरेंस बोंग जो है वो किस कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। लॉरेंस बोंग, ठीक है, अभी रिसेंटली जो है किस देश के लॉरेंस बोंग जो है अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस कंट्री के? जापान के, मलेशिया के, सिंगापुर के। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सिंगापुर। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस बोंग। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, विच हु हैज़ वन द मेंस डबल टाइटल विद ऑस्ट्रेलियाज मैथ्यू एबडेन इन द मियामी ओपन 224। अभी हाल में मियामी ओपन 224 जो टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है ना, मेंस डबल्स का, वो जो है मैथ्यू हेबडेन के साथ किसने जो है जीता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका रोहन बोपन्ना। इन दोनों की जोड़ी थी जिसने जो है मियामी ओपन जीता है, आपका रोहन बोपन्ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे आप कौन सा? रोहन बोपन्ना। मेंस डबल है ना, और ये कहाँ हुआ है आपका? ये फ्लोरिडा यूएसए में हुआ है ये टूर्नामेंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन, मियामी ओपन 224। अगला क्वेश्चन आपका, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन जुआन विंसेंट पेरेज मोरा हैज़ पास्ड अवे। अभी हाल में जो है दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे उम्रदराज व्यक्ति, उनका नाम क्या है? जुआन विसेंटे पेरेज मोरा। अभी हाल में उनका निधन हो गया। वो किस कंट्री के थे? जापान के थे, इंडोनेशिया के थे, ये आपके वेनेजुएला के थे या वियतनाम के थे? ये कहाँ के थे जी? ये आपके जो है वेनेजुएला के थे। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट व्यक्ति थे वेनेजुएला के। अभी हाल में जो है उनका निधन हो गया। ये 114 साल की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन द कंट्री टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप। अभी हाल में जो है कौन सा प्राइवेट बैंक है जो लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक बना है जिसने अपना ब्रांच वहाँ पे खोला है? तो आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो HDFC बैंक हो जाएगा। कौन सा? HDFC बैंक, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट। ठीक है ना, ये आपको पता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको वाडा बोलते हैं, इसको वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, अभी हाल में जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस 2022 में जो देखेगा वो किस कंट्री से हैं? वो आपके जो है इंडिया के हैं। आपको पता है कि डोपिंग जो है स्पोर्ट्स में बहुत सारे प्लेयर्स अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्टेरॉइड या कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिससे जो है उनकी स्टेमिना बढ़ जाती है। तो ये जो है स्पोर्ट्स में अनएथिकल माना जाता है, तो उसी के लिए जो है वाडा काम करती है। तो उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि पूरी दुनिया में 2022 में सबसे ज़्यादा जो स्टेरॉइड लेने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो इंडिया से थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इंडिया हो जाएगा 3.26%। ठीक है ना, कौन सा? 3.26% के साथ भारत जो है सर्वोच्च स्थान पे है डोपिंग वाले केस में। अगला है, माइकोलास एलेकेना बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द डिस्कस थ्रो। अभी हाल में डिस्कस थ्रो जानते हैं कि डिस्क टाइप का एक जो है ये होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको फेंकना होता है। ठीक है ना, स्पोर्ट्स का एक तरह का
कह सकते हैं कि जैसे ना गोला फेंक टाइप का, तो उसी तरह का एक डिश टाइप का होता है, उसको घूम करके फेंका जाता है। तो उसी में जो है रिकॉर्ड बनाया किसने, माइकोला एरिकोना बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से है जिसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसमें, डिस्कस थ्रो में। अभी तक जो है इससे पहले जो है एक और व्यक्ति थे, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, लिथुआनिया। ये जो है मेरे को ये लिथुआनिया के है, कहाँ के, लिथुआनिया के है। पूछ रहा है कि किस कंट्री से हैं जिन्होंने अभी माइकोलस एलेकोना जिसने जो है रिकॉर्ड बनाया डिस्कस थ्रो में, तो ये आपके लिथुआनिया के हैं। और जो पहले था रिकॉर्ड था वो जर्मनी का था, ठीक है ना, जुर्गेन स्कॉट ऑफ ईस्ट जर्मनी, ठीक है ना, इनका रिकॉर्ड था। अब इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 है, 224 इज बीइंग ऑर्गेनाइज। अभी हाल में विश्व ऊर्जा सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजन हुआ है 2024 का, अबू धाबी में, दुबई में, गंगटोक में या हैदराबाद में। तो ये आपके अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आयोजन किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ न्यू वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, किनको नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में, राकेश मोहन को, संतोष कुमार झा को, संजय नायर को या शेफाली सरन को। तभी हाल में जो है राकेश मोहन को, कौन है, राकेश मोहन को अपॉइंट किया गया है। इसमें आप याद रखेंगे कौन है ये, राकेश मोहन, जिनको जो है वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में शामिल किया गया है। तो आपका हो जाए राकेश मोहन हो जाएगा। ये आरबीआई के देखें ना डिप्टी गवर्नर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, Who among the following has been honored with the Aryabhatta Award 224 from the Astronomical Society of India। अभी हाल में जो है किनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, आर्यभट्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्यभट्ट अवार्ड 224, पाबुलूरी सुब्बोराव, डी आनंद कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, सुमित्र श्रीवास्तव और डॉक्टर BN राकेश। तो आपका आंसर क्या होगा, पी सुब्बाराव या पाबुलूरी सुब्बाराव, इन्हीं को जब हाल में आर्यभट्ट अवार्ड 224 से सम्मानित किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे डिटेल में। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेड। अभी हाल में जो है कहाँ पे, इंटरनेशनल रेनबो फेस्टिवल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है, होता है ये इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। अभी कहाँ में, पहला है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। अभी हाल में ये काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया। ये एक्चुअली में है क्या, रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, जो लोग भी LGBT कम्युनिटी के हैं, ठीक है ना, जिसको कह सकते हैं कि सेक्सुअली जो माइनॉरिटी लोग हैं, जैसे ले हो गया, बायसेक्सुअल्स लोग हो गए हैं, ठीक है, लेस्बियन लोग हो गए हैं, LGBT जिसको कहते हैं ना, LGBT, ठीक है, इसमें क्वीर भी आ जाते हैं, ये सब जो है एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो उनके लिए जो है काठमांडू में पहली बार जो है रेनबो फेस्टिवल का आयोजन किया गया और उनको जो है साउथ एशिया का सबसे सेफ कम्युनिटी है ना, सेफ जगह डिक्लेयर किया गया काठमांडू को। ये नेपाल टूरिज्म बोर्ड द्वारा इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और इसको जो आप यहाँ पे याद रखिए, इसमें जैसे LGBT में लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स कम्युनिटी के लोग आते हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन हुआ। इन लोगों को सेक्सुअल माइनॉरिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच इंडियन ब्रांड विल स्पॉन्सर स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड क्रिकेट टीम्स फॉर द 224 है ना T20 वर्ल्ड कप में। अभी हाल में जो है किस इंडियन ब्रांड ने स्कॉटलैंड आयरलैंड टीम को जो है स्पॉन्सर किया है T20 वर्ल्ड कप में? अमूल है, जूडियो है, SBI है, नंदिनी है। यहाँ पे जो है इंडियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, इनमें से किस प्रोडक्ट ने किस कंपनी, अमूल पता है आपको कि दूध और की कंपनी है, मक्खन वक्खन की, जूडियो आपको पता है ये टाटा की कंपनी है, और SBI तो बैंक है, स्टेट बैंक, और नंदिनी ये कर्नाटक का जो है एक मिल्क ब्रांड है नंदिनी, इसी ने जो है अभी हाल में जो है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड क्रिकेट टीम को जो है T20 वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंदिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक कोटा इन द, ठीक है, रोइंग। अभी हाल में जो है ओलंपिक फर्स्ट ओलंपिक कोटा किसको मिला है? आपको पता है अभी जो हाल में ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, ये आपके पेरिस में होने वाला है। ये 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, अभी जो आने वाला 26 जुलाई है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट इंडियन ओलंपिक कोटा जो है किस प्लेयर को मिला है, तो ये बलराज पंवार को मिला है, ठीक है ना। बलराज पंवार पता नौकायन ना, पानी में जो चलाते हैं नौका, उसकी जो प्रतियोगिता होता है उसी में बलराज पंवार को जो फर्स्ट ओलंपिक कोटा मिला है। तो आपका आंसर बलराज पंवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधीर कक्कर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हाल में सुधीर कक्कर का निधन हो गया है, पूछा जा रहा है कि वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे। फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं उसको, या फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो ये जो है आपका फादर ऑफ साइको एनालिसिस है, कहाँ, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो ये जो है आपके हो जाएंगे फादर ऑफ साइको एनालिसिस। क्या नाम है इनका, सुधीर कक्कर। अभी हाल में इनका निधन हो गया, ठीक है। बहुत बड़े मनोविश्लेषक थे ये, इनका भी हाल में निधन हो गया।
अगला है तिरंगी बर्फी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। अभी हाल में किस प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम क्या, तिरंगी बर्फी। ये जो तिरंगी बर्फी है इसको जीआई टैग मिला, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना, आपको ये करना है। ये यूपी का, याद रखेगा, ये यूपी का एक प्रोडक्ट है। उसमें पूछ रहा है कि यूपी में कहाँ का प्रोडक्ट है। बर्फी है जो खाते हैं हम लोग, स्वीट है एक तरह का, तिरंगी बर्फी। अब वो तिरंगे तरह का होता है, 3 कलर में तिरंगा की तरह होता है, इसको तिरंगी बर्फी भी कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि वो किस शहर का, हाजीपुर का है, जमशेदपुर का, बनारस का या पटना का। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो तिरंगी बर्फी है, जो स्वीट्स है, वो बनारस का बहुत ही फेमस स्वीट्स है। और इस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो क्रांतिकारी लोग होते थे तो उनके बीच में बहुत पॉपुलर था ये बर्फी, ठीक है ना, तो इसलिए इसको तिरंगी बर्फी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। किस शहर में जो है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे जो है आपका रोहतास में, सहरसा में, पटना या गोपालगंज में। ये जो है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर इसमें पटना हो जाएगा। पटना में जो अभी हाल में जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा, ठीक है ना, पटना हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली ट्राई रिलीज रिपोर्ट व्हाट इज द बिहार टेलीकॉम डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द दिस रिपोर्ट। अभी हाल में पता है आपको, ट्राई आपको पता है एक बॉडी है, इसको कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी हाल में इसने रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो टेली डेंसिटी है वो कितना परसेंट है, ये 56.66% है। तो फिर भी ये क्या है, लोएस्ट है पूरे इंडिया में। जो है सबसे लोएस्ट किसका है, आपका बिहार का ही है, 56.66%। और मैक्सिमम टेली डेंसिटी क्या है, ठीक है, मैक्सिमम जो है आपका दिल्ली में है। तो याद रखिए टेली डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जितनी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नेशनल पोइट रामधारी सिंह दिनकर वॉज कॉमेमोरेटेड बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल में जो है रामधारी सिंह दिनकर बिहार के ही थे, पता है आपको, राष्ट्र कवि भी उनको कहते हैं। उनकी 50वीं जो है पुण्यतिथि मनाएगी, तो पुण्यतिथि 50वीं मनाएगी। तो पूछ रहे इसमें कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं जो कवि हैं वो बिहार के किस जिले से हैं, सुपौल से, पूर्णिया से, किशनगंज से या बेगूसराय से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बेगूसराय। बेगूसराय से जो है, बेगूसराय में एक जगह सिमरिया, वहाँ से जो है पैदा हुए थे, वो वहीं के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच institution among the following has designed a suitcase inverter which will work even in -19 डिग्री टेम्परेचर। अभी हाल में कौन सा जो है एक सूटकेस इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया है जो -19 डिग्री पे भी काम कर सकता है। ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल उस सेट में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, IIT पटना या IIM पटना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, IIM पटना। जो IIM पटना, IIT पटना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, उसी के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है सूटकेस इन्वर्टर, ठीक है, जो -19 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा IIT पटना, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फूल बहादुर इज द फर्स्ट मगही नोवेल विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अभय के, ही हैज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल में एक फर्स्ट मगही नोवेल है ना, यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चंस को गौर से पढ़ेंगे कि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, करेंट का भी है। फर्स्ट मगही नोवेल जो ट्रांसलेशन किस में हुआ है, इंग्लिश से में हुआ, अभय के ने किया है। ये अभय के जो है लेखक हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नालंदा। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, तो नालंदा के रहने वाले हैं अभय के। उन्होंने हाल में जो है फर्स्ट मगही नोवेल फूल बहादुर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वो कहाँ के, नालंदा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स दे रखा है, उसमें ये पूछ रहा है कि आपसे कि कौन सा जो है करेक्ट पेयर है, ठीक है ना, करेक्ट पेयर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलाना है गद्दा ब्राह्मीण जम्मू एंड कश्मीर, ये जो आपका क्या है मिलाना है आपको, बिल्कुल सही है। कोंडाना सवरा ये आंध्र प्रदेश, ये जो आपका भी सही है, ये वाला भी जो आपका सही है। तीसरा है मनकीडिया मध्य प्रदेश, ये आपका गलत है। और पद्दारी ये भी उड़ीसा, ये भी गलत है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2। 1 and 2 जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस में सही है, ऑर्डर सही है, इसका मैचिंग सही है। बाकी 3 और 4 जो है रॉन्ग है। यहाँ पे जो दिया है इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायमंड रिजर्व। डायमंड रिजर्व के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें से कौन सा जो है डायमंड रिजर्व के बारे में सही है, ठीक है ना, करेक्ट है। चाइना हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड रिजर्व, ये पूछ रहा है कि चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। रशिया कौन है जी, रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है डायमंड रिजर्व वाला कंट्री है। दूसरा, इन इंडिया द डायमंड वेयरिंग रीजन्स आर मेनली फाउंड इन द अरावली हिल्स, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि जो डायमंड रिजर्व इंडिया में है वो कहाँ पे है, मेनली अरावली हिल में है। ये आपका जो है गलत है, ठीक है ना, डायमंड जो है अरावली में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे आपका
विंध्याचल में है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी जो दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन द कंट्री, ये भी आपका गलत है कि आंध्र प्रदेश जो है आपका डायमंड का जो है नहीं है। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट जो है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका इसमें आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री जो है अमेजन बेसिन का पार्ट है ना। अमेजन बेसिन आपको पता है कि जो रिवर है अमेजन रिवर, उसके जो पास के जो कंट्रीज है उसमें पूछा कौन अमेजन बेसिन का जो है पार्ट बनता है आपका। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कोलंबिया, पराग्वे, ठीक है, कोलंबिया नहीं है, ये पराग्वे है आपका, गुयाना और आपका चिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके सही आंसर हैं पराग्वे, गुयाना है और चिली नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 and 3। 2 and 3 किस में है आपका, सॉरी 1 and 3, कोलंबिया एंड गुयाना, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 and 3 जो है अमेजन बेसिन के जो है कंट्रीज हैं, पार्ट किसके, अमेजन बेसिन के, कौन सा आपका, कोलंबिया एंड आपके गुयाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, किन दो देशों के बीच में है दुनिया की सबसे लंबी जो है सीमा है। कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चिली एंड अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया एंड कजाकिस्तान एंड रसिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका आंसर क्या हो जाएंगे, कनाडा एंड यूएसए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो हमको देखना है। पहला स्टेटमेंट है, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल पर्सिपिटेशन इन एनी फॉर्म। रेड सी में जो है कम से बहुत कम जो है वर्षा होती है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स, ये भी सही है कि वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, कोई नदी से जो है पानी नहीं आता, जो भी होता है इसी से बारिश भी होता है। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें पढ़ना है और आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, 1, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड्स एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये दोनों में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है ना। अबव स्टेटमेंट के इसमें कौन सा जो है, इसमें आप याद रखेंगे जो पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका सही है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है आपका, ये दूसरा वाला करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट, ये बी वाला भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज, ये डी हो जाएगा आपका आंसर, 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन है ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी जो आपके जो है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों को पढ़ना है और उसके बाद जो आपको आंसर चूज करने हैं। इसमें अब स्टेटमेंट, इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट में दोनों कथन है, उसमें सही कौन सा है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है इसमें वो आपका है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल सही है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज द इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द पोल्स। स्टेटमेंट 2 है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों आपके सही हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, जो दोनों कथन है वो सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, व्याख्या करता है उसका। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 जो है दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले पदार्थ के बारे में, और उसको पढ़ना है और उसके आंसर चूज करने हैं। पहला है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है या उद्भेदन होता है, उससे जो निकले हैं चारों पदार्थ में कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ओनली 1,
ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ 4। तो आप देखेंगे ज्योग्राफी में अगर पढ़ेंगे तो जो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड, ये चारों जो है आपके वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले पदार्थ हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यहाँ पे चारों जो है सही है इसमें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस या इंटरफेरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना है और इसमें पूछ रहा है कि सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिडन। इसमें कौन कौन सा, पहला है द आइसोथर्म डिविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट। इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपका। इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो। करेक्ट, यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ आंसर लिख रखा है, इसको सही कर लीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर है ना, यूजिंग द कोड बिलो। ये पहला जो आपका द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स, द आइसोथर्म्स डिविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन, ये स्टेटमेंट जो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्मल बेंडर टुवर्ड द नॉर्थ। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये पहला वाला जो है सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। कौन सा कंट्री जो है सबसे ज़्यादा विश्व में जो है कोका प्रोड्यूस करता है दुनिया में। तो यहाँ पे आपके जो आंसर हो जाएंगे कोट डी आइवरी एंड घाना, ये 2 कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोका प्रोडक्शन होता है। तो आप जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोटेड डी आइवरी एंड घाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीनों को पढ़ के जो है आपको पता करना है कि इसमें जो है कौन कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखते एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखें। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है आप देखेंगे, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये सही है बिल्कुल। जो वेदरिंग होती है चट्टानों का, वो उसकी वजह क्या है, रेनफॉल एक रीज़न है, उसमें एक कारण है जिसकी वजह से चट्टानों का अपक्षय होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कथन है, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। ये भी सही है, जो बारिश का पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के सॉल्यूशंस होते हैं। रेन वाटर जो है कंटेन्स एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, ये भी सही है। यहाँ पे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये बिल्कुल सही है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की वजह से जो पानी में होती है, बारिश के पानी में, तो वो क्या करता है, आपको चट्टानों को जो है उसकी वेदरिंग करती है रॉक की। तो यहाँ पे आपका जो है 2 and 3 सही है, और वो एक जो स्टेटमेंट 1 है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो देखेगा यहाँ पे आपको 3 मैच करने के लिए दिया है। वाटरफॉल्स है, किस रीजन में है और किस रिवर में है, इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे धौंधर जो है वो मालवा में, ठीक है, और हुंडू जो है छोटा नागपुर, गरसोपा वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो है इसमें कौन सा जो है इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच है, ठीक है। गरसोपा वेस्टर्न घाट्स, हुंडू छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा और धोंदरू, इसमें आंसर दिया हुआ है ओनली 1। गरसोफा वाटरफॉल्स किस रिवर पे है जी, बताओ। क्वेश्चन नंबर, गरसोफा वाटरफॉल्स, यहाँ पे जो आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। कैमूर में, ठीक है ना, पहला वाला आपका जो है यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कुछ गलत दे रखा है आपका, फॉर्मेस इनकरेक्टली हो जाएगा, इनकरेक्टली मैच, कौन सा जो है गलत मैच किया हुआ है, क्वेश्चन गलत दे रखा है इसमें, इसको सही कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो धुआंधार है वो कैमूर नर्म है ना, ये रीजन छोटा नागपुर, हुंडरू, स्वर्ण रेखा में, और गरसोपा वेस्टर्न में, शरावती नदी में, ठीक है ना, शरावती नदी में। तो यहाँ पे जो आंसर आपको दे रखा है ओनली हुंडरू वाला जो है सही, ओनली 2 जो है सही होगा, करेक्टली मैच होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर सही कर देंगे, इसे गलत दे रखा है इसमें आंसर, ठीक है। पेयर 1 इज इनकरेक्ट, धुआंधार कैमूर रीजन में, ठीक है, ये गलत दे रखा है। हुंडू छोटा नागपुर ये करेक्ट है, और पेयर 3 इज इनकरेक्ट है, गरसोपा वाला भी करेक्ट है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ओनली पेयर 2 करेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या दिया आपका, ओनली 1 दिया है ना, ओनली 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर 2 आपका हो जाएगा, ओनली 2 पेयर पूछ रहा है ना, और एक पेयर सही है आपका, कौन सा हुआ, हुंडरू वाला, इस तरह का। अच्छा, पेयर वाला दे रखा है, इसको सही कर देंगे आप लोग। इसमें करेक्टली मैच दे रखा, तो ये वाला सिर्फ करेक्ट है आपका,
और चूंकि एक पेयर करेक्ट है इसलिए ओनली वन दे रखा है। तो ओनली वन का मतलब ये मत समझ जाएंगे कि ओनली स्टेटमेंट वन दे रखा है, यहाँ पे पेयर पूछ रहा है ना, करेक्टली मैच, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओनली वन, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था ओनली वन पेयर, ओनली वन नहीं, ठीक है ना। ये हुंडू छोटा नागपुर स्वर्णरेखा नदी पे सिर्फ यही मैच है, बाकी जो है दोनों 1 और 3 क्या है, मिस मैच है। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 0 आवर्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, भारत में जो संसद में है 0 आवर्स का क्या मतलब होता है उसके बारे में पूछ रहा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, जो प्रश्न काल है उसके बाद का जो पीरियड होता है उसी को क्या कहते हैं, 0 आवर कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश, भारत में किस स्थान पे जो है पहला जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुआ था, कलकत्ता में, मद्रास में, या दिल्ली में, या बॉम्बे में। तो ये आपको पता है कि ये जो है मद्रास में सबसे पहले भारत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात आएगी तो सबसे पहले कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, ये आपके मद्रास में हुआ है, ठीक है। आप ये भी देखेंगे 1687 में, कब, 1687 में, याद रखेंगे, ईयर भी याद रख सकते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड, भारत में कंटीजेंसी, पता है आपको, कंटीजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक निधि। दो तरह के फंड होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी। तो जो कंटीजेंसी फंड है जिसको आकस्मिक निधि कहते हैं, वो आपके आर्टिकल जो है 267 में जो है, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो है आप 2, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दे रखे होंगे इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड, ठीक है, who among the following has called the fundamental right a promise to our people and agreement made with the civilized world, इनमें से किनका कथन है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो एक प्रॉमिस है किनके साथ, ये एग्रीमेंट है सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जो सभी दुनिया है उनके साथ किया गया एक क्या है आपका एग्रीमेंट है, एक प्रॉमिस है। ये कथन किसका, जवाहरलाल नेहरू का, भीमराव अम्बेडकर का, राजेंद्र प्रसाद का, एस राधाकृष्णन का, या तो आपका आंसर कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको पता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हीं का ये कथन है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी जो है जन्मदिन की याद पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, याद रखिएगा प्रेसिडेंट के लिए मैक्सिमम एज नहीं होता, मिनिमम एज होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज का है 35। तो नो सच लिमिट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो सच लिमिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिक अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जो इतने भी आपको पता है कि मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखा जाता है, यही पूछ रहा है आपको। तो आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान है कि जितने भी नेशनल मोन्यूमेंट्स वगैरह होंगे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस होंगे, उसको जो है प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 49 में इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, यहाँ पे इसको सही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सारी गलतियाँ थी इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज यूएस पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यूएस पार्लियामेंट किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है इसको सही कर लेंगे। अगला है, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल्स फॉर ए पीरियड ऑफ, राज्यसभा जो है मनी बिल को कितने दिन तक रख सकती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 दिन, 14 दिन के अंदर जो है मनी बिल को राज्यसभा जो है रोक करके रख सकती है। तो आपका आंसर 14 दिन हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ए। अगला है आर्टिकल 155 एंड 156, अनुच्छेद 155 और 156 जो है संविधान का, वो किससे संबंधित है, ठीक है ना। चुनाव आयोग से, इंटर स्टेट, ठीक है, कॉमर्स कमीशन से, उससे संबंधित है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल से है, या प्रेसिडेंट्स पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस गवर्नर। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कि गवर्नर को वो अपॉइंट करे, उसको डिसमिस करे, ये सब प्रावधान 155-56 में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which is the competent body to prescribe conditions for acquisitions of citizenship, ठीक है ना। इसमें से कौन सी संस्था जो है नागरिकता के बारे में, ठीक है ना, जो नागरिकता के लिए शर्तें हैं उसके लिए जो है सक्षम है कानून बनाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन है, या प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट एंड असेंबलीज है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसके लिए संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो सक्षम है। तो नागरिकता संबंधी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 5 से 11 में जो है, अनुच्छेद 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पार्लियामेंट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सातवाहनास। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं, सातवाहनों के बारे में कुछ कथन दे रखा है। सातवाहनास एक किंगडम है इंडिया में, एंसेंट इंडिया में, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा था। सातवाहन स्टेटेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों को वो जो है कर मुक्त भूमि दान देते थे सातवाहना लोग, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहनास एज प्राकृत, ये भी सही है कि उनकी जो आधिकारिक भाषा थी वो प्राकृत थी। तीसरा स्टेटमेंट है दे इशूड मोस्टली क्वांट्स ऑफ गोल्ड, उन्होंने ज़्यादातर जो है गोल्ड के क्वांट्स इशू किए। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ज़्यादातर गोल्ड के क्वांट्स इशू नहीं किए उन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है आपका, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पोर्टिन चलाई थी, जो लेड के क्वाने शीशे के सिक्के चलाने वाले भी सातवाहनों से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आप याद रखेंगे। अगला है विथ रेफरेंस टू गुप्ता पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द कोर्ट स्कॉलर, ना, कोर्ट स्कॉलर या पोइट्स ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, इसमें दे रखा है। तो अमर सिंह, कालिदास, ये दोनों तो है, रवि कीर्ति नहीं है ना, ये एहोल इंस्क्रिप्शंस के हैं पुलकेशिन सेकंड के समय के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अमर 2 और 3 सही है यहाँ पे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोएट थे, रवि कीर्ति नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चालुक्य और पुलकेशिन सेकंड के हैं, याद रखिएगा रवि कीर्ति जो है चालुक्य रूलर जो पुलकेशिन सेकंड है उसका कोर्ट पोएट था। अगला क्वेश्चन है रेफरेंस टू डिफरेंट फॉरेन पर्सनैलिटी दैट विजिटेड मुगल एम्पायर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ 3 स्टेटमेंट दे रखा है और उन, ठीक है, ट्रैवलर्स का नाम दे रखा है जिन्होंने मुगल कोर्ट में विजिट किया था और उससे जोड़ के क्वेश्चंस पूछा है। तो पहला जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपको कि एंटोनियो मॉन्सेरेट वाज ए पोर्तुगीज प्रीस्ट सेंट टू द मुगल कोर्ट कन्वर्ट अकबर टू क्रिश्चियनिटी, ये बिल्कुल सही है। फ्रांसिस्को बर्नियर ए फ्रेंच मैन हु सर्व्ड एज ए, ठीक है, फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको, ये भी सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है आपका सही है बिल्कुल, ये बर्नियर जो है दारा शिको को एक फिजिशियन के तौर पे काम किया था दारा शिको के अंडर में, ठीक है ना। एंटोनियो मॉन्सेरेट अकबर के दरबार में आया था। और सर थॉमस रो वाज एन इंग्लिश डिप्लोमेट हु विजिटेड इंपीरियर शाहजहां, शाहजहां ने, ये जहांगीर है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है सर थॉमस रो जहांगीर के समय में जो है मुगल कोर्ट में विजिट किया था, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सही क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 क्या किसमें दिया हुआ है, 1 और 2 आपके जो है डी में दिया हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। अगला जो क्वेश्चन है नागरा मंदिर वास्तुकला के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पढ़ना है और उसके बारे में हमें सही जवाब चूज करने हैं, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट है एन एंटायर टेम्पल बिल्ड ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म, जो पूरी मंदिर है वो किस पे बना हुआ है, एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। द टेम्पल्स हैव एलिवेटेड बाउंड्री वॉल्स, ये वाला सही नहीं है। बाउंड्री वॉल्स जो है वो नागरा स्टाइल में नहीं होते, क्योंकि हमको नागरा स्टाइल के बारे में पूछ रहा है, तो बाउंड्री वॉल जो है आपके द्रविडियन स्टाइल वाले में होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द गर्भगृह इज लोकेटेड अंडर द टॉलेस्ट टावर, ये सही है। जो गर्भगृह होता है, जो सबसे ऊंचा वाला टावर होता है, उसी के नीचे जो है ये सिचुएटेड होता है। और ए लार्ज वाटर रिजर्वायर प्रेजेंट इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है। जो वाटर बॉडीज है, तालाब होता है, ठीक है, वो किस में होता है, द्रविडियन स्टाइल वाले मंदिरों में होता है, ठीक है। तो ये दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड 3 सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3। ये जो पहला और तीसरा जो कथन है वो नागरा वास्तुकला के जो मंदिर बने हैं नॉर्थ इंडिया में, उसके संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें विजयनगर अंपायर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पढ़ना है और आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। जो पहला है द एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का, बिल्कुल सही आपको कि जो विजयनगर अंपायर है उसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर वाज लिमिटेड टू मॉडर्न डे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो पहला स्टेटमेंट है आपको, ये मॉडर्न आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक ही सीमित नहीं था, इसमें तमिलनाडु वाला इलाका भी शामिल था, ठीक है। तो उड़ीसा वाला भी कुछ हिस्सा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द रूलर्स ऑफ द एम्पायर हैड फ्रेंडली टाइज विद द सुल्तान ऑफ मदुरै, ये स्टेटमेंट भी गलत है कि उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं था, उनका इनिमिटी वाला रिलेशन था, हमेशा वॉर होते रहते थे। तो सिर्फ और सिर्फ पहला जो है सही है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ये पहला वाला ही जो है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है केरला, ये वाला गलत है आपका। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, बिल्कुल सही है। पच्चा चित्रा पेंटिंग उड़ीसा का, ये भी सही है आपका। और आपका जो है पिछवाड़ी पेंटिंग जो राजस्थान, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे जो पूछा जो कोई कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका जो है इनकरेक्ट कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला जो है यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है। याद रखेंगे जो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग है वो किससे रिलेटेड है, वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना।
वारंगल डिस्ट्रिक्ट में ये पॉपुलर है, तो आंध्र प्रदेश होगा, उसमें जो मैच दिया हुआ है वो गलत मैच दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विथ रेफरेंस टू द मुगल रूल इन इंडिया। मुगल रूल भारत में जो हुआ है उसके संबंध में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखा है, तीनों को पढ़ना है और करेक्ट आंसर चूज करने हैं। पहला, द फर्स्ट मुगल इन्वेशन ऑफ दक्कन हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये बिल्कुल सही है, जो पहला ये जो है हुआ है अकबर के समय हुआ, द साउथ इंडिया में कैंपेन जो चला है, ठीक है, अभियान, दक्षिणी अभियान। दूसरा स्टेटमेंट है द रिवेलियन ऑफ महाबत खान विच लेड टू द अरेस्ट ऑफ द मुगल एम्पेरर अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। महाबत खान उसका कमांडर था, उसने जो है जहांगीर को जो है बंदी बना दिया था। ये स्टेटमेंट भी अब सही है। अगला है द निजाम शाही स्टेट ऑफ अम्बेडकर केम टू एन इन ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब। ये स्टेटमेंट गलत है, औरंगजेब के समय जो है नहीं हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे 3 ओनली 3 जो है सही आंसर है। याद रखिएगा औरंगजेब के समय जो है ये नहीं हुआ था, अहमदनगर का स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें डायनेस्टी है और किंग है। चेरा, करिकाला, ये साउथ इंडिया के किंगडम दे रखे हैं, दक्षिण भारत के एंशिएंट पीरियड के। उसमें आप देखिएगा एक तरफ वंश है और दूसरे तरफ राजा है। चेरा, करिकाला, करिकाला जो है चोला रूलर था, ठीक है ना, और चोला रूलर हो जाएगा ये। और सेनगुटवन चेरा था, तो इसको आप इस तरह से मिला सकते हैं, चेरा सेनगुटवन चेरा रूल है और करिकाला चोला है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत दे रखा है। चालुक्यास ऑफ बादामी पुलकेशिन सेकंड, ये तीसरा वाला सही मैच किया हुआ है। आपको करेक्टली मैच के बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्टली मैच में, ओनली 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर, ठीक है, ओनली 3। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द धर्मपाला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्मपाल के बारे में जो है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है। ये धर्मपाल जो है पूर्व मध्यकालीन शासक था पूर्वी भारत में, बंगाल बिहार वाले रीजन में। उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। याद रखिएगा धर्मपाल पाला डायनेस्टी का फाउंडर नहीं था, पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, गोपाला है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ही आपका क्या गलत है। ही फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बीच विक्रम सेकेंड ओनली टू नालंदा फेम, ये भी सही है। उन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में उसकी स्थापना की थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जो है बहुत ही फेमस जो है विश्वविद्यालय माना जाता था, ये सही है। ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रतिहारा किंग वत्सराज ड्यू टू द क्लेम ओवर द कन्नौज रीजन। आपको पता है कि उत्तरी भारत में कन्नौज पे अधिकार के लिए राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा और पाला के बीच में जो है संघर्ष हुआ था। ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। तो यहाँ पे जो पूछ रहा कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन ट्रेड। हड़प्पन ट्रेड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो देखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या है, हड़प्पन यूज टू पंच मार्क कॉइन्स इन ट्रेड, बिल्कुल गलत है। उस समय तक जो है बार्टर सिस्टम था, वस्तु का विनिमय होता था, कोई सिक्का वक्या सर्कुलेशन में नहीं था, ठीक है ना। अगला है आपका कि हड़प्पन हैड ट्रेड रिलेशन विद अफगानिस्तान एंड ईरान। हड़प्पन लोगों का जो है अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि उस समय सिक्का का यूज नहीं होता था। अगला है विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पढ़ना है और आपको आंसर जो है चूज करने हैं। इट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, उसी में जो है इसका रूट कॉज छुपा हुआ है, बिल्कुल सही है। इट द बिग जमींदार ऑफ बंगाल डिड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू द स्वदेशी कॉज। ये स्टेटमेंट गलत है। वहाँ के बड़े जमींदारों ने भी स्वदेशी मूवमेंट को समर्थन दिया था, ताकि जो है स्वदेशी वस्तुओं को जो है उत्पादन बढ़े, ठीक है, और लघु उद्योग जो है बढ़े। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिग जमींदारों ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। समितिज या कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स हेल्प इन मोबिलाइजिंग ऑफ द मासेस। इस मूवमेंट में बहुत सारी समितियां, आपको पता है स्वदेश बांधव समिति, बहुत सारी समितियों का गठन किया था, और इससे क्या समिति का काम क्या था कि लोगों को जो है स्वदेशी मूवमेंट के प्रति जो है जोड़ना और मूवमेंट को पॉपुलराइज करना, लोकप्रिय बनाना और राष्ट्रीय एकता को दिखाना, खास करके बंगाली जनमानस में। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट था आपका कि बड़े जमींदारों ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वदेशी मूवमेंट ही इंडिया में एक ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें जमींदारों ने और बड़े लोगों ने जो है, जो ब्रिटिश के भी लॉयल थे, उन लोगों ने भी मूवमेंट को सपोर्ट किया था, खास करके बंगाल के लोगों ने। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन द कांग्रेस फॉर्मली अनाउंस दैट इट चेंज इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन इंटरवेंशन टू द रिमूवल ऑफ एनी सेल्फ इम्पोर्ट कंस्टेनमेंट ऑन इट्स पार्टिसिपेशन इन द प्रिंसली स्टेट। इसमें पूछा कि कांग्रेस के किस सेशन में जो है कांग्रेस ने पहली बार जो है देशी राज्यों में हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को छोड़कर,
ठीक है, उसमें जो है इंटरफेरेंस करना शुरू किया। तो यहाँ पे आपका जो त्रिपुरी सेशन है 1939 का, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी सेशन 1939। आपको पता है कि त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में जो है उनके बीच और कांग्रेस में गांधी जी के बीच मतभेद होने की वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में काफ़ी मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है रिजाइन कर दिया था कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद द गांधी ड्यूरिंग हिज अर्ली करियर एंड एक्टिविज्म। इसमें दिया हुआ है आपके 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, उसमें अंबालाल साराभाई, ये गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। ब्रज किशोर, ये भी जुड़े हुए थे, आपको बिहार में पता है आपको। चंपारण सत्याग्रह महादेव देसाई जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, और आपके नरहरि पारेख, ये चारों लोग जो है गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4 सारे लोग हैं इससे गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज गांधी जी टू स्पेंड एयर इन ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया अपॉन हिज अराइवल इन 1915। जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तो उनमें से किस राजनीतिक नेता ने गांधी जी को जो है पूरे भारत का भ्रमण करने का जो है आदेश दिया था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले जो है, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते हैं, उनका जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा जी के गोखले। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा है आपका? रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट, ये जो है गलत है। ठीक है, दूसरा है नो एक्सपेंशन इन अफगानिस्तान और बर्मा, बिल्कुल सही है ये। द राइट टू बेयर आर्म्स एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगला आपका हायर एक्सपेंडिशन ऑन फेमिन रिलीफ, ये भी सही है। द राइट ऑफ इंडियंस टू ज्वाइन द सेमी मिलिट्री वॉलंटियर कॉर्प्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो देखेंगे यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है सही है, ये पहला वाला छोड़ के 2, 3, 4, 5 ये चारों जो डिमांड्स हैं, ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी 1850 के बाद जो है ये जितने भी जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनकी डिमांड थी। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 एंड 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है, इसको अच्छे से जो है याद कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी में आपको जो है एयर वाइज जो है मैच करना है। ठीक है, और देखना है कि कौन सा जो है सही है। पासिंग ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, ये आपका जो है 1940 का है। लॉन्च ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट टू अफर्म द राइट टू स्पीच एंड प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर, ये चारों जो है आपके 1940 में हुए। यहाँ पे आपको मैच करना है क्रोनोलॉजी में। ये जो मार्च 1940 का है ये आपका, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा। इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर का है, और आपका जो है अगस्त ऑफर। आपका आंसर क्या? 1, 3 एंड 2। पहला वाला है आपका मार्च 1940, लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940। ठीक है, 1, 3 एंड 2। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये आएगा, फिर प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर, इसलिए अगस्त भी कहते हैं, ये अगस्त में आया है, अगस्त 1940, और उसके बाद अक्टूबर में आया आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1, 3 एंड 2 हो जाएगा। सो याद रखेंगे आप, तीनों जो है वो 1940 का है, ये मार्च का है, ये अक्टूबर का है, और अगस्त ऑफर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने दिया था ये आपका जो है अगस्त में है। तो 1, 3 एंड 2 आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, सुभाष चंद्र बोस सेट अप 2 हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, वन वाज एट रंगून एंड अदर वाज एट। सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्हें 2 हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया था, एक कहाँ पे? रंगून में, और दूसरा कहाँ पे? सिंगापुर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर एंड रंगून, ये जो है 2 हेडक्वार्टर था इंडियन नेशनल आर्मी का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स इज पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी। इनमें से किस सुधारक को जो है लोक हितवादी कहते हैं? महाराष्ट्र के बहुत बड़े सुधारक थे, इनका नाम क्या है? गोपाल हरि देशमुख। आंसर क्या है आपका? गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के बहुत बड़े सुधारक थे, इन्हीं को लोक हितवादी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिप्स प्रपोजल इन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उसको पढ़ना और सही आंसर चूज करना। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द हेड ऑफ द मिशन स्ट्रांगली सपोर्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखते थे, तो वो चाहते थे कि जो है उनकी जो सहानुभूति इस आंदोलन से थी। इट एम्ड फॉर द अर्लीस्ट पॉसिबल रिलेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। वो चाहते थे कि भारत के लोगों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है उनका जो है सेल्फ गवर्नमेंट का राइट जो है मिलना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा, 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारतीय इतिहास के बारे में कुछ कथन दे रखा है, उसके बारे में पढ़ना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है, बिल्कुल सही है। कम्युनल अवार्ड लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, अगला है चौरी चौरा लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ पे आपको ये देखना है। ठीक है ना, तो ये जो है कम्युनल अवार्ड लॉर्ड इरविन के समय में नहीं है, मैकडोनल्ड के समय में है। ठीक है ना, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, मैकडोनल्ड के समय में है। दूसरा है चौरी चौरा लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और गदर म्यूटिनी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये सही है आपका। सॉरी 1 2 क्या पूछ रहा है, इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है ना, ये वाला गलत है आपका। 1 3 सही है आपका, पार्टीशन 1 एंड 3 सही है, 1 एंड 3 सही है क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से इसको देखिएगा एक बार, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन के समय हुआ था 1905 में, ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा दे रखा है कम्युनल अवार्ड लॉर्ड इरविन, गलत है ये मैकडोनल्ड के समय हुआ था, दूसरा वाला गलत हो जाएगा आपका। चौरी चौरा लॉर्ड रीडिंग के समय में, ठीक है ना, सही है आपका। और गदर म्यूटिनी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये गलत है आपका, चेम्सफोर्ड के समय में नहीं हुआ था। तो 2 और 4 जो है आपका गलत है यहाँ पे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा 2 एंड 4। बाकी 1 एंड 3 क्या आपका सही है। यहाँ पे एक चीज और दिखवा दूं मैं आपको कि इसको अगर चाहें तो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं। ये जो गदर म्यूटिनी है दे रखा है ना यहाँ पे 1913 मतलब ये गदर म्यूटिनी, गदर विद्रोह, इसको सही कर लीजिए आप लोग। ये जो है आपके किसके समय में हुआ आपका गदर म्यूटिनी। ठीक है, तो ये जो है आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ है। ठीक है ना, तो ये वाला गलत है। और ये जो आपका कम्युनल अवार्ड है वो मैकडोनल्ड के समय हुआ है। तो दूसरा और चौथा जो है वो मिस मैच है, 1 एंड 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोजल्स मेड अंडर द बेबल प्लान। बेबल प्लान को पढ़ना है और इसके प्रपोजल्स के बारे में पढ़ करके जो है करेक्ट आंसर। आपको पता है कि बेबल प्लान 1945 में आया, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल को छोड़ के कमांडर इन चीफ है ना, एंड द कमांडर इन चीफ, इन दोनों को छोड़ के ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वेयर द इंडियंस। ये बिल्कुल सही है। इस प्रपोजल में ये भी था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ सिर्फ ब्रिटिश होंगे, बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, इंडियंस होंगे। दूसरा है कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेयर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसमें यह भी प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों को इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन या समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, किसमें, बाइबल प्लान में। तो आपका दोनों जो है स्टेटमेंट क्या है आपका, ठीक है, पूछा कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी इसमें जो है आपका गलत नहीं है क्वेश्चन। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप पूछा कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है। पहला है द कंपनी स्टैब्लिश द ट्रेडिंग डिपोट्स एट सूरत एंड अहमदाबाद इन वेस्ट इंडिया। पश्चिमी भारत में सूरत और अहमदाबाद में इन्होंने जो है अपना ट्रेडिंग डिपो स्टैब्लिश किया, बिल्कुल सही है। द डच पार्लियामेंट एम्पावर्ड द कंपनी टू कंक्लूड ट्रीटीज ऑन इट्स ऑन। इसने जो है कंपनी को ये अधिकार दिया कि वो अपने से जो है कोई भी चाहे तो कोई भी डिसीजन ले सकती है, निर्णय ले सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बारे में पूछ रहा है कि आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट है द नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड ऑल प्रोविंसेस। ठीक है ना, इसमें एक चीज़ तो सही है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी, लेकिन कुछ जगहों पे सीट रिजर्व की बात है कि मुसलमानों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका देखोगे ये जो दिया हुआ है ओनली 1, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है। दूसरा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुट ए डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्शन फॉर द इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। यहाँ पे दूसरा देखिएगा कि साइमन कमीशन जब 1927 में आया था तो उसमें B.R. अम्बेडकर ने जो है भाग लिया था, उसमें मीटिंग की थी और उसने कहा था कि जो हमारे देश में
जो दलित हैं, जो शेड्यूल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अलग से जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बात नहीं की गई थी मुसलमानों के लिए, लेकिन ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज इनकरेक्ट, गलत है पहला कथन इसमें। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नेहरूजी। आपको पता है कि दादा भाई नेहरूजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया है कि अंग्रेज किस तरह से भारत से जो है संपत्ति का ड्रेन करते थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी राणाजी या सर सैयद अहमद खान, इनमें से कौन से भारतीय थे जो दादा भाई नेहरूजी के ड्रेन थ्योरी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे, बोलते थे कि गलत है ये। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर थे, ठीक है। ये नहीं मानते थे कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसी कोई चीज़ भी होती है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय शाह जफर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने किसको जो है साहिब आलम की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है। जो कमांडर थे मुगल उस समय बख्त खां, उनको उन्होंने ये उपाधि दी साहिब आलम बहादुर। किसने दी थी, बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखें हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद सही आंसर चूज करने हैं। पहला स्टेटमेंट है ब्रह्म समाज सपोर्टेड द मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को, बिल्कुल सही है। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान। आपको पता है कि डीएवी जितने स्कूल हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद, उनके निधन के बाद आर्य समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जिन्होंने स्टैब्लिश की, और दूसरा गुरुकुल। तो एजुकेशन के फील्ड में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ये आपका स्टेटमेंट भी आपका सही है आपका। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पूछ रहा कौन सा सही है, तो 1, 2 एंड 3 आपके जो है क्या हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट। अगला दे रखा है बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड। 1857 की रिवोल्ट से पहले 26 जनवरी को किस रूप में जाना जाता था, रिपब्लिक डे है ना, 1947 बिफोर 1947 1947 से पहले जब आज़ादी मिली थी उससे पहले 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता था, रिपब्लिक डे, मार्टियर्स डे है ना, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस। तो आपको याद होगा कि 26 जनवरी जो है हर साल जो है, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पे मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन जो है रावी नदी के तट पे 1929 में पहली बार जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी को 1947 से पहले पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पे जाना जाता था। बाद में देश आज़ाद होने के बाद संविधान को लागू इसी तिथि को किया गया, ताकि उस दिन की ऐतिहासिकता जो है वो बनी रहे। अगला स्टेटमेंट है आपका, क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर फाउंडेड द बेथुन स्कूल एट कोलकाता विद द मेन एम ऑफ इंकरेजिंग एजुकेशन फॉर वीमेन, ठीक है ना, महिला शिक्षा के लिए उन्होंने स्टैब्लिश की, बिल्कुल सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है बेथुन स्कूल की स्टैब्लिश की थी कलकत्ता में, ताकि महिलाओं को शिक्षा मिल सके। दूसरा जो आपका आंसर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या थे, पहले ग्रेजुएट थे, ये भी आपका सही है। केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, ये गलत है, केशव चंद्र सेन नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय RRMR जो है, इनके प्रयासों से जो है 1829 में जो है सती सिस्टम को प्रतिबंधित किया गया, इलीगल डिक्लेयर किया गया था। केशव चंद्र सेन नहीं होंगे इसमें, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मल्टीपल चॉइस है ना, इसमें पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी सेड गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। कांग्रेस के किस सेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, बिल्कुल गांधीवाद नहीं मर सकता। ये 1931 का जो कराची सेशन है कांग्रेस का, उसमें गांधी जी का ये प्रसिद्ध कथन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, कराची सेशन 1931। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप लोग। अगला है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इसमें से जो है 4 इवेंट्स है, उसमें पूछा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या क्या सीक्वेंस हो सकता है इसमें। आपको पता है लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑन डायरकी 1919, द रिवोल्यूशन द रॉलेट एक्ट 19 अप्रैल में ना, और है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, 4 3। पहला कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा आपका, द रॉलेट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 पहला, फिर उसके हो जाएगा आपका 1, 4 के बाद क्या 1, 4 के बाद 1 कहाँ पे दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल देंगे। अगर बाकी आपको याद नहीं भी है तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
बी यहाँ पे आंसर है आपका, दे भी रखा आपका, है ना। ये मार्च में आया रॉलेट एक्ट और दिसंबर में जो है डायर की इंट्रोड्यूस हुई है, 1919 का ये दोनों। मिष्टी, आपको पता है मिष्टी जो है एक केंद्र सरकार की योजना है मैंग्रोव्स के लिए, जो दलदली क्षेत्र होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बारे में दे रखा है कि यूनियन बजट 2023 में मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर कॉस्ट लाइन इन द कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिष्टी स्कीम्स के बारे में यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और सही आंसर हमको चूज करना है कि सही कौन सा आंसर है, ठीक है ना। इनकरेक्ट चूज करना है, गलत कौन सा है। पहला दे रखा है कि मिष्टी विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कवरेंस बिटवीन मनरेगा एंड CMP कंपा, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि द स्टेट ऑफ उड़ीसा एलोन हैज अबाउट 40% ऑफ इंडिया मैंग्रोव। अकेले जो है उड़ीसा कह रहा है कि 40% मैंग्रोव कवर रखता है, ये गलत बात है। ये जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जी, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं है। तो आपका आंसर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा गलत है, तो 2 गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ होगा कि मैंग्रोव फॉलोड बाय गुजरात, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 42.45 है ना %, और आपका जो है सेकंड में कौन है, आपका गुजरात है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 12.39, हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है, जबकि कहाँ है, बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, एज पर नीति आयोग इंडिया इज न्यू फ्रंटियर ऑफ द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी किसको कहते हैं, गिग इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी कहते हैं जिसमें होता है कि ऑनलाइन वर्कर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपके देखा जोमेटो वगैरह में जो काम करते हैं, ठीक है ना, इन लोग ऐसे वर्कर्स को क्या कहते हैं, ऐसे वर्कर को गिग वर्कर कहते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, 4 स्टेटमेंट, उसको पढ़ना है और पूछ रहा है कि किसको जो है गिग वर्कर में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गिग वर्कर कौन कौन से है, ठीक है। पहला जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, बिल्कुल सही है। ऑन अकाउंट वर्कर्स इन कन्वेंशनल सेक्टर, जिनका अपना होता है, बिल्कुल। कैजुअल वेज वर्कर्स, ठीक है। और है ऑल माइग्रेंट वर्कर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला नहीं होगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, जो गिग वर्कर्स में आते हैं, तो 1, 2, 3 हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो गिग इकोनॉमी में नहीं आते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर दोज हुज वर्क इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में, उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पैक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पैक्स के बारे में है, दे प्रोवाइड्स, पता प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको पैक्स कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये माइक्रो लेवल पे एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करवाती है, छोटे स्तर पे। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन टू द फार्मर्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है, सही है ये पैक्स के बारे में। पहला कथन जो है यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है, दे कॉन्स्टिट्यूट द लोएस्ट टायर्स ऑफ 3 tiers इंक्लूडिंग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना। ये सबसे नीचे लेवल का है पैक्स, जहाँ पे वो जो है 3 tiers जो है उसमें स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। दूसरा है, दे आर द रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही है कि ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है, RBI द्वारा। पैक्स जो है RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों कथन जो है पैक्स के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दे रखा है और ये रिपोर्ट के बाद हमको पढ़ना है और उसमें पूछा कि कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच है, ठीक है ना, इनकरेक्टली मैच है यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे पहला जो रिपोर्ट है आपका वो दे रखा है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल फूड प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये जो है ये आपका गलत है। ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO नहीं देती है, ठीक है ना, FAO जारी नहीं करती है रिपोर्ट। दूसरा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, ये सही है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। डेटा थ्रेट रिपोर्ट ये थेल्स करती है, दूसरा वाला भी सही है आपका। ये पहला वाला जो है वो आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप लोग, इसमें कौन कौन सा सही है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2000, इट इज रिलीज बाय द इंटरनेशनल फूड, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, ये जारी करती है, ना कि FAO, ठीक है ना, ये जारी करती है। और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर बिल्डिंग रिसिलिएंट एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम। तो आपका जो पहला वाला मैच था वो गलत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, जो कुल प्रजनन दर है किसी भी अर्थव्यवस्था में, जिसको कहते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो कैसे परिभाषित होता है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कुल प्रजनन दर, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें कोई भी महिला अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, जब तक उसका MC नहीं आता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद नहीं हो जाता, उसी को टोटल फर्टिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो है D हो जाएगा,
कि द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ वर्थ एज वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, TFR का यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पढ़ना है और उसके आंसर करने हैं आपको। ठीक है, उसमें पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये गलत है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकती। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या आपका गलत है आपका। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि क्या दे रखा है। दूसरा है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट FAII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है GI सिक्योरिटी जो है होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिप्स। ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। इकोनॉमी के क्वेश्चन सब आ गए हैं, अब इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 3 जो है, जो दूसरा वाला आपका मोटर व्हीकल्स, वो जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF है, मोटर व्हीकल्स नहीं है, करेंसी स्वैप है। ये 1 और 3 जो है आपका सही है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, ए रियल और वर्चुअल डॉक्यूमेंट एक्सप्रेसिंग ए लीगल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है ना, जो जिसका जो है कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, वर्चुअल या रियल डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है ना, एक तरह का एग्रीमेंट हो रिप्रेजेंटिंग ए लीगल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड स्टॉक हो गया, एक्सचेंज ट्रेड हो गया, फंड्स जिसको ETF कहते हैं, बॉन्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, लोन्स हो गए या डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है, मोटर व्हीकल्स इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, उसमें देखना है कि कौन सा जो है सही मैच कर रहा है। इसमें दे रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर। शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी में नहीं आता, आपका किस में आता है जी, टर्शियरी में आता है। डेयरी फार्म्स प्राइमरी, बिल्कुल सही। मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो खनिज अन्वेषण होगा वो आपके तृतीयक क्षेत्र में आएगा। वेबिंग क्लॉथ, जो कपड़े बुनना है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, सेकेंडरी में। तो 2, 3 और 4 सही, आपका पहला वाला गलत है। अभी पूछा कौन सा करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 पेयर जो है मैच है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है ना, ओनली 3 का मतलब है यहाँ पे 3 पेयर। ठीक है ना, 3 युग। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है ना, फिजिकल इसके बारे में दे रखा है, उसके बारे में पढ़िए और करेक्ट आंसर चूज कीजिए इकोनॉमी में। अगला आपका फिजिकल कैपिटल इन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फार्मर्स प्लॉ वर्किंग कैपिटल में आता है, या कंप्यूटर्स फिक्स्ड कैपिटल में आता है। इसको हिंदी में कहते हैं कार्यशील पूंजी और इसको कहते हैं, ठीक है, अचल पूंजी। ठीक है, इसमें देखना है आपको कि कौन सा जो है मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स, पेट्रोल्स, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। 2 और 4 आर करेक्ट है ना, ओनली 2 और 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे दे रखा है आपका कंप्यूटर, ये है फिक्स्ड कैपिटल है आपका। ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा क्या है आपका पेट्रोल, वर्किंग कैपिटल है ना। जो पेट्रोल आपका क्या है वो वर्किंग कैपिटल है। ये अचल मतलब मूव तो नहीं करती, अचल एक जगह पे है। ठीक है, और इससे आप कोई काम करते हैं तो इसको फिक्स कैपिटल के अंतर्गत रखा गया है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल, पेट्रोल है तो वो तुरंत जो है आपको करेंसी में, कैश में जो है इसको कन्वर्ट कर सकता है। अगला करते हैं हम लोग, कोई स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्विजिशन फॉर होली ओन्ड बैंकिंग। अगला क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द RBI वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी फॉरेन बैंक के बारे में दे रखा है यहाँ पे, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। ठीक है ना, इसमें ये गलत है, चाहिए तो मिनिमम है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा स्टेटमेंट, द होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बॉन्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। ये स्टेटमेंट आपका क्या है,
सही है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है आपका सही है, पहला क्या आपका गलत है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपीस। डिजिटल रुपीस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बारे में पढ़ना है आपको और करेक्ट आंसर चूज करना है कौन सा कथन सही है। पहला, इट इज ए सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एलिमेंट बेसिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक तरह का जो सॉवरेन करेंसी है। ठीक है, दूसरा है आपका इट्स अपीयर्स ए लायबिलिटी टू आरबीआईज बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये भी सही है कि ये जो है लायबिलिटी है आरबीआई के बैलेंस शीट में। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, ये गलत है आपका। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट। अगला है इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी कैश, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 इसमें जो है सही है। जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे। अगला है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, अभी हाल में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये रहा था, तो व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी कहते किसको उसके बारे में है। ठीक है ना, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। व्हाट इज दिस व्हाइट रैबिट? तो ये व्हाइट रैबिट है वो आपका जो है हाई प्रिसिशन नेटवर्क टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। और इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे आप लोग कि व्हाइट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट सन in collaboration with institutes and companies to synchronize devices in the acceleration down to sub nanoseconds and solve the challenge of establishing a common notion of time across a network। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं व्हाइट रैबिट। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये अभी था हाल में। अगला है द टर्म्स एराबत, यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं और उसके बारे में आपको चूज करना है कि ये किससे संबंधित है। एराबत हो गया, प्रत्यूष हो गया और मिहिर हो गया, जो आजकल हमेशा न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में जो है सुपर कंप्यूटर है। क्या है जी, सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गन ऑन ए चिप। ठीक है, ऑर्गन ऑन चिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ठीक है ना, कौन सा जो है इनकरेक्ट है। अगला, इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट स्टिमुलेट द एक्टिविटीज एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गन, बिल्कुल सही है। इट इज इंटायरली आर्टिफिशियल एंड डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमन, इसमें दिखा इंटायरली वर्ड लिया हुआ है जो अपने आप में जो है एक्सट्रीम वर्ड है। तो ये आप क्या हो जाए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, गलत है आपका। इट कैन बी यूज टू रिप्लेस एनिमल्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, ये भी सही है आपका। तो इसमें सिर्फ 2 जो है आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बाकी 1 एंड 3 जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इट इज ए स्मॉल ट्रांसप्लांट है ना। अगला देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चागोस डिजीज, अमेरिकन ट्रैपनोसोमेसिस भी इसको कहते हैं, उस बीमारी के बारे में हमको पढ़ना है और सही आंसर जो है चूज करने हैं। ठीक है ना, इसमें देखें हम लोग, इट इज ए कम्युनिकेबल पैरासाइट डिजीज विच रिमेन्स मोस्ट प्रीवैलेंट इन द अमेरिका। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जो फैलती है वहाँ पे। द डिजीज प्रोपेगेट्स बाय कैजुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। दे आर करेंटली नो वैक्सीन, ये बिल्कुल सही है कि अभी तक इस बीमारी के लिए जो है, अभी तक चागोस जो बीमारी है डिजीज, इसके बारे में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। ठीक है, तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो आपका जो है गलत था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेरामिक रैंडम टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में दे रखा है कुछ स्टेटमेंट और उसको पढ़ना है और आपको जो है करेक्ट आंसर चूज करने हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, रेडोम्स आर स्ट्रक्चर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन एंटीना फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर शील्डिंग मिसाइल्स फॉर गेटिंग ओवरसेटेड, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है आपका और दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, स्टेट 1 और 2। अगला है, सुपर बीट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इसे सुपर बीट क्या है, जो हाल में भी न्यूज़ में था वो एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे सुपर बीट क्या है। सुपर बीट जो है स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर्स प्रिसाइज वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑफ गैलेक्सी कलेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। एक तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नापता है, वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग गैलेक्सी कलेक्टर्स का। ठीक है, अगला है आपका, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मानव का पाचन तंत्र है उसके बारे में, इंक्लूडिंग वेस्टिजियल्स पार्ट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, उसको जो है आपको अरेंज करना है कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पार्ट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ऑप्शंस दे रखा है आपका। पहले में है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, लीवर, स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसको मैच करना है, पहले आपका जो है कौन सा आ जाएगा, पहले लीवर आ जाएगा, फिर स्टोमिक आ जाएगा आपका। ठीक है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और बाद में जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ जाएगा आपका।
तो यहाँ पे आंसर पहला ही हो जाएगा आपका 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा दे रखा पिक्चराइज करके आप इसको समझ सकते हैं पिक्चराइज फॉर्म में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में दिया हुआ है, पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा था 69 में कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में आपको पढ़ना है और इसका आंसर जो है आपको देना है। चैट जीपीटी, देखो चैट जीपीटी में जो चौथा स्टेटमेंट, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप बाय ओपेनआई, ठीक है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है कौन सा, चैट जीपीटी। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आपका इसमें आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला है वो डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, आपने देखा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। ये प्रोटॉन क्या होता है, ये जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है किसी भी एटम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन सा जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ इसमें यूरेनियम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूरेनियम। अगला है, द स्नेक बाइट फर्स्टली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जब सांप काटता है तो शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो सबसे पहले जो प्रभावित होने वाला अंग है वो ब्लड सर्कुलेशन है ना। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन किसमें है, सी में है, तो आपका आंसर ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। सांप जब काटता है किसी भी व्यक्ति को तो सबसे पहले प्रभावित होने वाला अंग जो है ब्लड सर्कुलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम ऑक्सीजन, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन देता है, ग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट या ग्रासलैंड या फाइटोप्लैंक्टन। आपको पता है समुद्र में छोटे छोटे एल्गीज होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, है ना, इसको छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम, आर द टीनी ओशियन प्लांट्स दैट लिव नियर द ओशियनिक, एक तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये, और ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो है फिश वगैरह का जो है उसका फूड है एक तरह का फिश का, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फिश का जो है हंटिंग ज़्यादा होता है, मछली का शिकार। अगला है ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन क्या है, ह्यूमन स्किन टिश्यू है, सेल है, क्या है ये, ठीक है ना, ये सेल है, ये टिश्यू है, एन ऑर्गन है या नन ऑफ दिस है। तो याद रखिएगा जो त्वचा है वो अपने आप में एक ऑर्गन है, एक अंग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्गन हो जाएगा। देखिए पिक्चराइज करके किस तरह से समझाया गया आपको। अगला है इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो है आपका ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़रूरी है, ग्लूकोज को ये जो है लेवलाइज करके रखती है। तो इंसुलिन जो स्राव होता है, इसका सेक्रेट होता है, वो कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैनक्रियाज। अगला है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट्स ओनली इन द प्लांट सेल, ठीक है, इसमें से प्लांट सेल में कौन सी कोशिका अंग जो है वो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल। तो याद रखिएगा जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, वो प्रेजेंटली जो है प्लांट सेल में, है ना, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ COCl2। यहाँ पे एक केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि COCl2 का जो है सामान्य नाम क्या है। तो इसको सामान्य नाम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है COCl2 को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, सबसे ज्यादा जो है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट उष्मा, किसका सबसे ज्यादा जो है विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होती है, ग्लास की, कॉपर की, शीशे की या पानी की। तो सबसे ज्यादा जो है विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, वाटर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच विद इन व्हाट pH रेंज डज द ह्यूमन बॉडी वर्क, ह्यूमन बॉडी के लिए भी pH जरूरी है। आपको पता है कि जब pH ज़्यादा जो होता है तो वो कैसा हो जाता है, एल्कलिक हो जाता है, और अगर कम होता है तो कैसा हो जाता है, वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से रेंज में जो है ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, उसका pH होना चाहिए। तो ये 7 से 7.8 जो है ये ह्यूमन बॉडी का pH होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स पार्टिकल्स नेचर ऑफ द फोटोन्स, ठीक है। इसमें से जो है फोटोन्स किसको कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। ये फोटो इलेक्ट्रिक जो है सपोर्ट पार्टिकल जो है वो कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। सपोर्ट पार्टिकल्स नेचर ऑफ द फोटोन क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक। अगला है विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल, किस एसिड को जो है केमिकल्स का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं, ठीक है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड।
अगला है देयर आर सम प्लास्टिक देन वूम मॉडल्स वंस अगेन कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछ रहा है जब किसी प्लास्टिक को गर्म करते हैं, है ना, देयर आर सम प्लास्टिक दैट व्हेन मोल्डेड, एक बार अगर उसको गर्म करने के बाद फिर उसको जो है वापस ठंडा करके हीटिंग करने के बाद फिर से जो है नहीं कर सकते, उसको दूसरे शेप में नहीं ला सकते, उसमें कहते हैं क्या, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, है ना। देयर आर सम प्लास्टिक दैट व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार अगर वो ये हो गया तो बाद में जो है सॉफ्टेन बाय हीटिंग, गर्म करके जो है इसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा कहलाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, है ना। अगला आपका सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, ठीक है ना, सोनार जो है वो ज़्यादातर जो है नेविगेटर्स यूज़ करते हैं। कौन करते हैं, नेविगेटर, जो समुद्र में ही रहते हैं, ठीक है, वो लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, नेविगेटर्स लोग। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल में ये एनारोबिक, मतलब एनारोबिक का मतलब ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है केमिकल चेंजेस वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, हिंदी में किण्वन कहते हैं, इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल जो है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल, कोई भी पदार्थ है उसको बैक्टीरिया जब तोड़ती है, डिकम्पोज करती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं इसको हिंदी में। इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है फर्मेंटेशन का, बहुत सारे औद्योगिक पदार्थ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फूड पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ, वो फर्मेंटेशन से बनते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेस, टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, टू कैरी ऑक्सीजन, या टू गिव ऑक्सीजन। तो कॉम्बैट इन्फेक्शन, जो बीमारी होती है शरीर में, उससे लड़ने में जो है सबसे बड़ा रोल किसका होता है, आपका वाइट ब्लड सेल्स का होता है, श्वेत रक्त कण जिसको कहते हैं। अगला है व्हाट कॉजेज द मोल्टिंग ऑफ द डेंटल इनामेल, ठीक है ना, जो डेंटल इनामेंट है वो किसकी वजह से खराब हो जाता है, ठीक है, द हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स, अगर पानी में फ्लोराइड्स बहुत ज़्यादा है तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है, हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर, ठीक है, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉट इज ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, ये एक ट्रीटमेंट की प्रणाली है जिसको कहते हैं डॉट, DOT डॉट, ये किस पेशेंट को दिया जाता है, पोलियो के, एड्स के, हेपेटाइटिस के या ट्यूबरकुलोसिस के। तो याद रखिएगा जो डॉट दिया जाता है वो आपके ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की बीमारी जिनको हो जाती है उनको डॉट्स की ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग विद इट, ठीक है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है साइंस के क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखेंगे हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल में अगर इसको अरेंज कर दिया जाए, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस किसको कहते हैं, ठीक है ना, इनर्ट गैस जिसको हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के बारे में जान लीजिए, मिसिबल विथ वाटर, नॉट स्टेबल या केमिकली अनरिएक्टिव। तो यहाँ पे जो गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव है, रासायनिक रूप से किसी से रिएक्ट नहीं करती है, तो वैसे गैस को क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, ये सब गैसेस हैं वो कौन सा है, इनर्ट गैसेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग आर्गन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स, है ना, आर्गन को यूज क्यों करते हैं वेल्डिंग में, लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, ये जो है मेटल के साथ बहुत कम रिएक्ट करता है, इसलिए जो है हम इसको आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, किसको, आर्गन गैस को। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, लो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, दैट्स वाई आर्गन यूज फॉर, ठीक है, वेल्डिंग। अगला है आपका क्वेश्चन, हु फर्स्ट केम टू द रेन ऑफ बिहार, है ना, रीजन ऑफ बिहार, हु फर्स्ट केम टू रीजन ऑफ बिहार, बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए, इंग्लिश आए, डच आए, डेन आए, पुर्तगीज आए, तो सबसे पहले आने वाले कौन है, चाहे बिहार हो चाहे इंडिया हो, वो सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज ही है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है इन 1763 हु टूक ओवर द ब्रिटिश फैक्ट्री लोकेटेड इन पटना, 1763 में, ठीक है, टूक ओवर द ब्रिटिश फैक्ट्री लोकेटेड इन पटना, कहाँ पे, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफर, नवाब मीर कासिम और शाह आलम। तो यहाँ पे देखिएगा जो मीर कासिम ने सबसे पहले जो है जो फैक्ट्री थी ब्रिटिश फैक्ट्री उस पर जो है कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नवाब मीर कासिम, है ना। 1763 में पता है कि बैटल ऑफ बक्सर से एक साल पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे मीर कासिम ने सबसे पहले जो है ब्रिटिश फैक्ट्री जो पटना में थी उस पर कब्जा कर लिया था। अगला देखेंगे हु हैड कैप्चर पटना सिटी इन 24 जून 1763, किसने जो है पटना सिटी पे कब्जा किया था, तो आंसर क्या आपका, आंसर आपका विलियम एलिस, आपका पहला आंसर हो जाएगा आपका जो ए में दिया हुआ है, विलियम एलिस हु recaptured Patna city on 24 June 1763।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हेन वाज बिहार फॉर्म्ड एज ए सेपरेट प्रोविंस, बिहार को कब एज ए सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था? तो आपको पता है कि बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस जो बना है वो आपको 1912 में बना है। 1912 में बिहार जो है भारत का एक सेपरेट प्रोविंस बना है ब्रिटिश इंडिया का। यहाँ पे याद रखेंगे कौन से 22 मार्च 1912 को नोटिफाई हुआ था और 1 अप्रैल को जो है ये अस्तित्व में आया था। अगला है द नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ द प्रेजेंट पटना कॉलेज इन बिहार वाज डच फैक्ट्री। पटना कॉलेज अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे जो उत्तरी वाला बिल्डिंग है वो कौन सा क्या था जी? डच फैक्ट्री था। व्हाट वाज द प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एट गुलजार बाग, है ना, ये क्या कौन था? ये इंग्लिश फैक्ट्री था। जो गुलजार बाग में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पहले क्या था जी? वो उस समय जो है ब्रिटिश फैक्ट्री था। इन विच ईयर ए नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन भागलपुर, किस साल जो है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के समय जो है भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर 1942। अगला है विच नवाब ऑफ बंगाल मेड मुंगेर इज कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, एक बार यूपीएससी में भी पूछा है। तो मीर कासिम, है ना, मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब, उसने जो है मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहाँ ट्रांसफर की थी? मुंगेर ट्रांसफर की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। वो मीर कासिम का हो जाएगा कि उसने जो है मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुंगेर शिफ्ट कर ली थी। यहाँ पे आपको दे भी रखा होगा, उसको देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द अपोजिशन ऑफ मीर जाफर एंड द ब्रिटिश बिटवीन 1757 टू 58 इन द रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, इसने जो है किसने मीर जाफर एंड ब्रिटिश का अपोज करना शुरू किया 1757-58 में? पहलवान सिंह, कामगार खान, सुंदर सिंह एंड मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे पहलवान सिंह, कामगार खान और सुंदर सिंह, ये सारे आंसर हो जाएंगे, मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है ना। मीर जाफर और ब्रिटिश का जो है अपोज करना किसने शुरू किया था? पहलवान सिंह, कामगार खान एंड सुंदर सिंह, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नायब नाजिम ऑफ बिहार। फर्स्ट नायब नाजिम कौन थे जी? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए राजा राम नारायण, है ना, राजा राम नारायण वाज द फर्स्ट नायब नाजिम ऑफ बिहार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम नारायण, फर्स्ट नायब नाजिम ऑफ बिहार। अब फर्स्ट नाजिम कौन थे जी वहाँ के? मुर्शिदाबाद के। ठीक है, तो वो मोहम्मद रजा खान। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सिताब राय मेड नायब दीवान ऑफ बिहार बाय द कंपनी बाय रिप्लेसिंग धीरज नारायण। ठीक है, 1760 में, 67 में, तो ये जो है 1767 में, 1767 में जो है इनको नायब जो है नाजिम बनाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे व्हेन डिड अली गौहर, ये हो चुका है सर 1767। अगला क्वेश्चन व्हेन डिड अली गौहर बेसिस पटना। ठीक है, 1745, 1760, 1764 में अली गौहर ने पटना में जो है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। बिहार का जो पहला इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर कौन सा है? द बिहार हेराल्ड। जो ए ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर बिहार का कौन सा है? द बिहार हेराल्ड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द खिलाफत कमेटी एट गया वाज इनॉग्रेटेड बाय। जो गया में खिलाफत कमेटी थी, ठीक है, उसको किसने इनॉग्रेट किया था? ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, मौलाना सज्जाद ने, महादेव देसाई में या गुलाल इमाम में? तो ये जो आपके मौलाना सज्जाद, इन्होंने जो है गया में खिलाफत कमेटी को इनॉग्रेट किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना सज्जाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर मेंशन द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन द बिहार रीजन। इसमें से कौन सा जो है साहित्य जो है बिहार में आर्यों के आगमन को जो है वो उसको उल्लेख करता है? तो दिग्निकाय, कल्पसूत्र, सतपथ, है ना, सतपथ ब्राह्मण। तो ये आपका जो सतपथ ब्राह्मण है उससे हमको पता चलता है कि आर्यंस लोग जो है बिहार में आए थे। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार बिकम ए मेन टाउन विद द टाइटल ऑफ इकलिम तुलुकदार उर्फ तिरहुत। इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पे जो है मिंटिंग की टकसाल की स्थापना की गई थी बिहार में? दरभंगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। ठीक है, इसी को तुगलकपुर या तिरहुत भी कहते थे दरभंगा को उस समय। अगला क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड इन बिहार। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे दिया भाई? यहाँ पे दे रखा है कि इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट जो है बिहार में था। ठीक है, रो पर याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी साइट बिहार में नहीं पाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा, रंगपुर, लोथल कुछ भी हो, चिरांद वगैरह भी देते तो ये सब नियोलिथिक साइट है। ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक भी साइट जो है वो बिहार में नहीं पाया गया, क्योंकि सिविलाइजेशन वहाँ तक फैली ही नहीं थी।
तो वहाँ पे आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी जी स्टेट्स इन बेतिया ऑन 22 अप्रैल 1970 ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जो है कहाँ पे ठहरे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी जो है आपके हजारीमल धर्मशाला में जो है चंपारण में ठहरे थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सरकार आफ्टर द बंगाल कांग्रेस, इट वाज डिवाइडेड इनटू 16 सरकार, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सरकार आफ्टर दिस। सरकार एक प्रशासनिक इकाई थी शेरशाह सूरी के समय, एक यूनिट था प्रशासन का, तो 16 सरकार में बैठा था। आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सरकार आफ्टर दिस, इसके बाद कितने, ये 63, टोटल कितने हो गए थे, 63 हो गए थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 63 आंसर हो जाएगा आपका। अगला है मैथ्स के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसका देखिएगा 41 के आंसर अगर आप देखेंगे तो 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है। 41 का देखेंगे आप, फाइंड आउट द ऑनवर्ड, है ना। तो कैलेंडर जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा क्योंकि सब जो है कैलेंडर का ही पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 42 रजत रैंक, है ना। 42 का आंसर जो यहाँ पे आपका 46 दे रखा है। 44 का आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 46 आपका आंसर है 56 ईयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 42.6 केजीज। इसका आंसर है 25, टुडे सचिन बर्थडे, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है एलईडी क्रॉसेस 90 मीटर लॉन्ग ब्रिज, इसका आंसर आपका हो जाएगा 55.4 किलोमीटर पर आवर। अगले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72, और इसका आंसर है आपका जगह हस्बैंड, इसका आंसर हो जाएगा 100%। आपका जो है टेस्ट 9 जो फुल लेंथ टेस्ट है टेस्ट 9, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगले क्लास में हम लोग जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो अगला टेस्ट हुआ है टेस्ट 10, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके एक्सप्लेनेशन को जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि बार बार जो है इसको रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले नए वीडियो में जो टेस्ट नंबर 10 है आपका, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।